आईएससी क्लास 12 और क्लास 11 में सारा आकाश एक बहुत ही भावना प्रधान उपन्यास राजेंद्र यादव द्वारा रचित सारा आकाश, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग। सारा आकाश का पूर्वार्ध का आज हम लोग चर्चा करेंगे। पूर्वार्ध यानी कि पहला आधा, जो बाद वाला आधा होगा उसको हम लोग कहते हैं उत्तरार्ध। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, तो ये पहला चैप्टर है, पहला पाठ, जिसको टाइटल दिया गया है सांझ। उपन्यास के जो मुख्य चरित्र हैं वो हैं समर। समर एक नवयुवक है। ये उन तमाम विवाह को बाधा मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर उनका विवाह हो गया तो उनके जीवन की प्रगति रुक जाएगी और वो ज़िंदगी में आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। पत्नी के प्रेम, पत्नी के स्वभाव को झेलना, ये उनका रोज़मर्रा का जीवन बन जाएगा। रोटी दाल के चक्कर में पड़ जाएंगे, जिम्मेदारियों में फंस जाएंगे और फिर ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाएंगे। उनकी सारी महत्वाकांक्षा टूट जाएगी। तो ऐसा ही एक युवक है समर और उसकी पत्नी है प्रभा। सबसे पहले चैप्टर में दिखाया गया है कि समर का विवाह हो गया है और उसके सुहाग रात का दिन है। उसी दिन ये घटना हो रही है। बिना किसी ताल और लय के ढमाढम पीटती ढोलक, कोई ताल लय नहीं। घर में शादी का माहौल है, शादी हो गई है और आज उसका पहला दिन है विवाह का। तो घर में काफ़ी लोग मनोरंजन कर रहे हैं, ढोल बज रहा है, औरतों के चिचियाते स्वर। तभी अचानक सबका आवाज़ रुक गया, सारा मनोरंजन, सारा हर्ष उल्लास रुक गया। क्या हुआ, क्या हुआ? सारी औरतें, बच्चे बगल के गली में दौड़ पड़े। कुछ लोग छत के ऊपर से लद कर देखने लगे। नीचे फाटक पर कमर लचका लचका कर ताली बजाते। अच्छा, शादी के दिन देखे होगे उत्तर प्रदेश, बिहार में, करीब करीब सभी स्टेट्स में ये रिवाज है कि जब कुछ नया शुभ होता है तो हिजड़े आते हैं, तालियां पीट पीट करके तुमसे बहुत कुछ वसूली करके जाते हैं, बड़ा बड़ा गिफ्ट लेके जाते हैं, आशीर्वाद दे के जाते हैं वर वधू को, पति पत्नी दोनों को। तो नीचे हिजड़े भी आ गए थे और ताली पीट रहे थे, गाना गा रहे थे, आए जियो जियो रे लला, गाना गा रहे थे। का आलाप भूल कर बौखलाए हिजड़े भी जो गाना गा रहे थे वो लोग भी हैरान हो गए। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? सब ताली उली पीटना बंद करके सब ऊपर मुंह उठा उठा के देखना शुरू कर दिया। क्या हुआ, कहाँ से क्या क्या झमेला चल रहा है, क्या परेशानी है? गली के पार, ठीक हमारे घर के सामने वाले घर में, सांवल की बहू, कोई सांवल नाम का आदमी था, उसकी बहू जो थी मिट्टी का तेल छिड़क कर अपने बॉडी में और आग लगा ली थी। धुआं धू धू करके निकल रहा था, आग में वो जल रही थी। दरवाजा तोड़ तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब तक वो लोग अंदर घुसे तब तक उसके प्राण निकल गए, मर गई वो महिला। हाँ, ऐसी शुभ घड़ी में यह क्या हो गया? जाने किस अनिष्ट की आशंका से सबके दिल धड़क उठे। लोगों को ऐसा लगने लगा कि अब कुछ अपशगुन होने वाला है। ऐसी चीख पुकार भाग दौड़ मच गई थी जैसे कहीं भूचाल आ गया हो। सब लोग, लाख अपने को विश्वास दिलाता था, बार बार मैं अपने आप को बोल रहा था कि मेरी शादी हो गई है, मैं अपने आप को विश्वास दिला रहा था, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी शादी हो गई। मतलब समर कभी शादी करना चाहता ही नहीं था, चाह रहा था कि हमारा पहले करियर बन जाए, हमारा एम्बिशन पूरा हो जाए, महत्वाकांक्षी था ना। लेकिन शादी तो हो गई और ये दिन उसके सुहाग रात का दिन था। अब विश्वास ही नहीं हो रहा है, ये क्या है, सब शादी हो गई, सुहाग रात है। सीलन भरी, सीलन भरी मतलब भीगा भीगा भरा है गली, गली में भीगापन था। गंदी पतली पतली गलियां, उसमें देर रात तक औरतों के रोने चिल्लाने के स्वर पीछे छूटते सुनाई दे रहे थे। इसका मतलब समर रात के टाइम में ही घर छोड़ के निकल गया। अशांत हो गया था उसका मन, दुखी हो गया था। अभी घर में रहेंगे, सारे जो सगे संबंधी हैं, महिलाएं हैं, सब चिढ़ाएंगी, सबका सवाल का जवाब देना पड़ेगा और सब लोग फोर्स करेंगी कि जाओ दुल्हन के पास जाकर बैठो। और वो ऐसा कुछ करना नहीं चाह रहा था, इसीलिए उथल पुथल में आंख बचाकर मैं भाग निकला वहाँ से। और जब आगे भागने लगा तो पीछे आवाज़ धीमी पड़ दी गई। इसका मतलब गली से बाहर जाते जा रहा है और गली के अंदर का आवाज़ धीमा होते जा रहा है। पता ही नहीं चल रहा था कि पीछे की जो आवाज़ है वो विवाह के आनंद की आवाज़ है या जल के कोई मर गया है उसके ऊपर मातम छाया हुआ है लोगों का, वो आवाज़ है। फ़र्क करना मुश्किल हो गया था और हमको फ़र्क करने का फुर्सत भी नहीं था कि ये आवाज़ कैसा आवाज़ है, आनंद वाला आवाज़ है या फिर मातम वाला आवाज़ है, समझ में नहीं, हमको जानना भी नहीं था। आज सारा संसार जान गया है कि इस लड़के की सुहाग रात है। देश को साहसी और कर्मठ युवकों की ज़रूरत है। शादी के पहले मैं यही नारा दिया करता था सबको। मैं बोलता था, जवानों तैयार रहो, आज देश को कर्मठ इंसानों की ज़रूरत है। ठीक है ना? शादी ब्याह करके अपने आप को उलझा मत लेना।
आईएएस बनो, आईपीएस बनो, ऑफिसर बनो, मिलिट्री में जाओ, देश का सुधार करो, समाज का सुधार करो, यही भाषण मारता था। लेकिन आज मेरा क्या हो गया, आज मैं खुद चौपाया हो गया। चौपाया मतलब 4 पैर वाला। 2 पैर मेरे, 2 पैर मेरी बीवी के, तो 4 हो गए। कोई विश्वास करेगा कि आंधी पानी में भी नहीं रुका, हमेशा अपने ड्यूटी में लगा रहता था, लोगों को उकसाने में, लोगों को एनकरेज करने में, करियर बनाने के लिए एनकरेजमेंट देता था। आज वही समर 2 हफ्तों से शाखा नहीं गया है। शाखा मतलब उन लोगों का कोई ऑर्गेनाइजेशन था, वहाँ पे सब लोग इकट्ठा होते थे, वहाँ जाता था, सबको प्रेरणा देता था। 2 हफ्ता से नहीं गया। अपने ही साथियों से आंख चुरा कर घूम रहा है। इस समय वह मेहमानों, दोस्तों, परिचित अपरिचितों सभी की उंगली उठाती आंखों से बचता कतराता गलियों गलियों मंदिर की ओर चला जा रहा है। डर डर के भाग रहा है, कहीं मेरे जान पहचान वाले कोई देख ना ले, कहीं मेरे घर वाले देख ना ले, कहीं कोई दोस्त ना देख ले, नहीं तो सब एक ही बात पूछेगा, अरे समर, तुम्हारा तो आज सुहाग रात है, तुम मंदिर की तरफ भाग रहे हो क्यों? तो हम क्या जवाब देंगे? एक जगह है जहाँ बैठकर कुछ शांति के इस इतने बड़े परिवर्तन पर सोचेगा। कौन सा जगह? मंदिर। वहाँ चला गया और सोचा कि रात को बहुत देर से घर जाएंगे, तब तक हल्ला गुल्ला भी शांत हो गया होगा, सब लोग सो गए होंगे। लेकिन वह स्वर पीछा कर रहा है। अच्छा, वो स्वर तो खत्म हो गया गली के अंदर का, अब दूसरे स्वर की बात कर रहा है। आने वाले कुछ लाइन्स तक हम लोग ऐसी बातें पढ़ेंगे। उसके शादी के दिन उसने शायद सुना होगा लोगों को एक दूसरे से बातें करते हुए, लोग किस किस तरह की बातें कर रहे थे, उसके पिताजी कैसी बातें कर रहे थे, उसके संबंधी, उसके दोस्त, तो तरह तरह की बातें लोग कर रहे थे, वो सब सुना था समर। अब वही बातें उसकी पीछा कर रही हैं। अरे लो लो, एक और पियो ठाकुर साहब, एक पेग और ले लो, तुम्हारे दूसरे लड़के की शादी है और तुम ऐसे सुस्त हो। अरे ठाकुर साहब, पर यार तुम्हारे ये समधी साहब कुछ। तभी कोई दूसरा आदमी बोल रहा है समर के पिताजी को, क्यों ठाकुर साहब, आप लोगों में भी बारात के लिए देसी का ही इंतजाम किया जाता है, आज तो बिलायती। बोलने का मतलब है कि समर के पिताजी के सारे दोस्त लोग आपस में बातें कर रहे हैं, सब लोग समर के पिताजी को दारू पिला रहा है और कह रहा है कि अरे आज तुम्हारे छोटे बेटे का शादी है, लो भाई एक और लो। और तुम्हारा ये जो समधी है, समर का ससुर, ये बारातियों के स्वागत के लिए क्या देसी ठर्रा का इंतजाम किया है क्या? अरे शादी का माहौल है भाई, आज तो बिलायती होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए आज। तभी ठाकुर साहब झलझलाया हुआ उनका चेहरा था, एकदम थोड़ा गुस्से वाला, आंखों में गंदगी भरी हुई थी, मतलब कीचड़, सो के नहीं उठता है आदमी तो आंख में मैल जम जा रहता है। जवान भी लड़खड़ा रही थी, सांसें जो छोड़ रहे थे एकदम शराब का बदबू आ रहा था, पगड़ी उड़ी संभाल रहे थे और बाबूजी दहाड़ के बोल रहे थे समर के पिताजी, हमारे साथ धोखा किया गया है, धोखा किया गया है। मतलब बोला था कुछ और पिलाएंगे और कुछ और पिला रहा है। कौन? समधी, लड़की का पिता। उठो उठो, फेरों का वक्त हो गया है, सोना ही है तो जाकर जनवासे में सोना, यहाँ पड़े हो, न शरीर का होश न कपड़ों का ख्याल, क्या कहेंगे लोग कि अच्छे बाराती लेकर आए हैं, उठो उठो। ये ठाकुर साहब बोल रहे हैं किसको? बारातियों को। सारे बाराती दारू पी करके पड़े हुए हैं, तो ठाकुर साहब सबको जाके उठा रहे हैं, उठो 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 उठो, सोना है तो जाओ जनवासे में जाके सो, यहाँ मत सो। गाँव का लोग देखेगा तो क्या बोलेगा कि अमर का पिताजी वो कैसा बाराती लेकर आया है, सब शराब पी पी के उल्टा हुआ है। तभी फिर दूसरी आवाज़ उसके कानों में गूंज रही है समर के, ये भी बाराती लोग ही बोल रहे होंगे, देख देख देख, उसे देख जरा, वह जो लड़की की माँ के पीछे वाली है ना, बड़े बड़े बालों की चोटी किए हुए, जिसके कानों में सफ़ेद नागों वाले फूल दिख रहे हैं, यार क्या आंखें हैं, हमारी तो अर्थी यही उठाएगी। ये होता नहीं है, लड़का वाला लोग जाता है लड़की के वहाँ, तो लड़की वाली जो महिलाएं या लड़कियां जो खड़ी रहती हैं उसको सब छेड़ता है, फ्लर्टिंग करता है। तो कोई बोल रहा है कि हमारी तो अर्थी यही उठाएगी, मतलब जान ले लेगी, लग रहा है इसकी वजह से ही मेरा जान जाएगा और अर्थी यही उठाएगी। तभी कोई दूसरा दोस्त उसको कह रहा है, हाँ हाँ कहो, कुआं बावड़ी धर्मशाला जो कुछ भी बनवाऊंगा तुम्हारी राय और मशवरे से ही बनवाऊंगा। इसके बाद लड़की वचन लेती है कि, ये सब दोस्तों का कहना है। तभी फिर एक दूसरा आवाज़ आ रहा है, बाजा वाजा बजने का, ये तुतु मतलब तुड़तुड़ी वगैरह बजाया जा रहा है और नगाड़ा मतलब तुतुड़ू तुड़ू ऐसे बज रहा है और उसके बाद टिट टिट धम 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 ऐसे आवाज़ मिलाया जा रहा है। अब समर फिर अपनी बात कर रहा है, मेरे भीतर कोई लगातार रट लगाया जा रहा था, मैं मंदिर की तरफ जा रहा था ना, अंदर से आवाज़ आ रही है, भाग समर भाग, जल्दी भाग, यही रट अंदर से लगा हुआ था, इस जंजाल से भाग। वह देखो सामने से कोई लड़का, अरे ये लड़का कुछ जाना पहचाना लग रहा है, अपने आप को बोल रहा है, मुड़ जा भाई मुड़ जा जल्दी से, नहीं तो वो लड़का देख लेगा ना, 2 घंटा तक फंसा देगा बात करने में, बेवकूफ़ी के मजाक सुनने पड़ेंगे फालतू में। क्या क्या मजाक करेगा लड़का? क्यों समर, बीवी कैसी लगी, मिठाई खिलाओ यार, हमें तो बारात में भी नहीं ले गए तुम। कैसा बोझिल प्रारंभ है जिंदगी का, सोच रहा है ये शादी उदी दैट, यार कैसा प्रारंभ है, कैसा शुरुआत है। मन होता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर अनजानी जगह भाग जाऊं। लगता है जैसे कोई भारी ट्रक किसी रेतीली और फुसफुसी धरती में जाकर फंस गया है, इंजन धूं धूं कराहता है, घर घर पहिए घूमते हैं, लेकिन ट्रक वहीं खड़ा है।
अपने आप का तुलना कर रहा है इस सिचुएशन से, कह रहा है अभी अगर भाग भी जाऊं तो तुरंत अगले दिन पेपर में आ जाएगा, बेटा तुम जहाँ कहीं भी हो चले आओ, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, फिर आना पड़ेगा। क्या करूं, मेरी ज़िंदगी अभी एक ऐसे ट्रक जैसी हो गई है जो किसी बालू में फंस गया है जाकर, इंजन बज रहा है, घर घर पहिया भी घूम रहा है, लेकिन वहाँ से निकल नहीं पा रहा है, फंस गया है दलदल में। कुछ भी नहीं दिखता, दिशाएं खो गई हैं, शक्ति अब मेरी जवाब दे गई है, सांस घुटती जा रही है, जी घबरा घबरा कर रह जाता है। वातावरण में ऐसा लग रहा है जैसे कि वो ट्रक जो है ना धूल उड़ा रहा था, सचमुच में नहीं, कल्पना में। मतलब मेरा हालत इतना डरावना हो गया है कि जी घबरा रहा है कि क्या करूं, सांस भी घुट रही है। गोधूली के बाद का कोहरा चारों ओर छाया था। गोधूली मतलब जो शाम होती है, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं डस्क, डस्क हो गया था, और डस्क होने के बाद चारों तरफ कोहरा छा गया था, ओश जैसा स्थिति। मैंने मंदिर के खंभे से माथा टेक दिया, जाने क्या भारी भारी भरा था सिर में, माथा लग रहा था जाम हो गया एकदम, सोच सोच के, चिंता करके। संगमरमर के सुंदर काले सफ़ेद टुकड़ों से बनी शतरंजी, मतलब मंदिर का जो जमीन था ना, फ्लोर शतरंज जैसा बना हुआ था, वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक। ठाकुर जी के सामने वाले द्वार तक चली गई थी ये शतरंजी जमीन का पैटर्न। खंभों की दो कतारें, उन पर टिका बड़ा भारी हॉल, बीचों बीच मूर्ति के सामने मंजीरा मृदंग हारमोनियम सितार लेकर गाते हुए कुछ भक्त लोग, और मूर्ति के सामने कुछ लोग बैठ करके हारमोनियम बजा रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं, तबला बजा रहे हैं और गाना गा रहे हैं। गाना क्या गा रहे हैं? मेरे तो गिरधर गोपालो, अरे हाँ मेरे तो गिरधर गोपालो, यही आसपास गूंजता हुआ भक्ति का उद्गार। जय बंसरी वाले की, नंद के लाले की, नमामि भक्त वत्सलम, ये गाना चल रहा था वहाँ पर। गूंजती हुई सांझ, इसी गाने से गूंज रही थी वो सांझ। लोबान और अगरबत्ती, लोबान लोहबान होता है एक, जो आरती जलाते हैं ना उसमें लोहबान जलाते हैं, तो लोहबान की खुशबू और अगरबत्ती, जिसको धुनो कहते हैं, धुनो, धुनो जलने का और अगरबत्ती जलने का खुशबू था। धुंधली धुंधली रोशनी, कोई मुझे बताओ मैं क्या करूं। खंभे से टेक लगाए मैं बाहर की सीढ़ियों पर ही बैठा रहा, मुझ में भागने का भी तो साहस नहीं है। काश उस समय 15 दिन को ही कहीं कलकत्ता, बम्बई, पूना, हरिद्वार भाग गया होता शादी के टाइम में ही, तब तो बच ही जाता है सब चीज़ से, शादी नहीं होती मेरी। तब तो बस रोता और गिड़गिड़ाता रहा, जब से शादी का खबर मिला था तब से रो रहा था मैं, गिड़गिड़ा रहा था। मेरी शादी मत करवाओ पिताजी, मेरी शादी मत करवाओ, माँ मेरी शादी मत करवाओ, मेरे पाँव में चक्की मत बांधो, मेरे पाँव में यह चक्की मत बांधो, यही बोल बोल के रोता था। अब भी समय है, उठ भाग। और हाय भगवान, यह जाने किसको मेरे गले बांधा जा रहा है। मैं हमेशा यही बात कहता था, मेरे मन के अंदर से यही आवाज़ आती थी। धुंधलाती लपटों के आसपास डगमगाते कदमों से नापे गए वे 7 फेरे। पंडित जाने क्या क्या कहे जा रहा था। जब शादी हो रही थी तो मुझे याद आ रहा है कैसा कैसा क्रम चल रहा था शादी का, कैसी कैसी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उस वक्त भी मेरे मन में आ रहा था, भाग यार भाग, अभी भी टाइम है, भाग जा जल्दी से। लेकिन मेरे पैर डगमगा रहे थे और मैं 7 फेरे लिए जा रहा था। याद आया था, इसी तरह तो पुरोहित ने कहा होगा, पुरोहित भी कुछ ऐसे ही बोला होगा, सावधान। और उसे चेतावनी समझकर समर्थ गुरु रामदास माड़ा छोड़कर उठ भागे थे। रामदास कोई सन्यासी थे, साधु, वो शादी के मंडप से ही भाग खड़े हुए थे, उन्हीं की बात को याद कर रहा है। बोल रहा है ऐसा ही कुछ हुआ होगा रामदास स्वामी के साथ, है ना, शादी कर रहे होंगे और तभी पंडित कुछ ऐसा बोला होगा, बस उनको समझ में आया होगा, अरे बाप रे मेरी शादी हो रही है, बंधन में बंध जाऊंगा, भाग गए। माड़ा छोड़कर मतलब शादी का वो जो जगह होता है ना, उस जगह को छोड़ के भाग गए। अब तो इस घर में बहू आनी ही चाहिए, ये सब बात भी उसको याद आ रहा है। बड़े की बारात गई थी, उसे 8 साल से ऊपर हो गया। सगे संबंधी यही कहते थे, अम्मा रोज मनाती थी, वह कौन सा दिन होगा जब मेरे घर के दहलीज पर छोटी बहू का पांव पड़ेगा। बाबूजी ये सब बात सुनाते थे। इस मुन्नी के ब्याह में 7-8 हज़ार खर्चा हो गया है, हमारी बहन के विवाह में 7-8 हज़ार खर्चा हो गया था। पिताजी का अलग प्लानिंग था, तो पिताजी अपना कर्ज चुकाने के लिए हमारा शादी किए, ताकि हमको भी कुछ मिलेगा शादी में। अब हमको मिलेगा तो वही पैसा से बहन के शादी में जो खर्च हुआ था उसका कर्ज चुका देंगे। पिताजी का अलग सोच, मम्मी का अलग सोच कि बड़ा बेटा का बहू आ गई है, अब छोटा वाला का आने में इतना देर लग रहा है। पिताजी कहते थे कि अब मेरे बस का तो है नहीं, लड़का लोग ही कुछ करेगा तो अब कर्ज वर्ज उतर पाएगा। सबको अपना अपना सुख था, अपना स्वार्थ, अपना संतोष, सबको अपने अपने बारे में सोचना था। बस यही हमारे घर की रीति है, दूसरा मरे पिसे उनकी बला से, न दूसरे की इच्छा है न जान अपने बारे में कह रहा है। बड़े बूढ़े समझाते हैं दुनिया जैसे उनके ज़माने में थी वैसी ही चलनी चाहिए। बड़े बूढ़े लोग क्या समझते हैं भाई,
कि जैसे उनके ज़माने में ज़िंदगी थी, ऐसे ही आज के ज़माने में भी ज़िंदगी चलनी चाहिए। उनके ज़माने में क्या था, बड़े हो गए, शादी कर लो। काम-वाम कोई ज़रूरत नहीं है, खेती-खलियानी करो, बस शादी कर लो। वही हमारे ज़माने में भी सोच रहे हैं। नहीं तो दुनिया रसातल में चली जाएगी, उनके हिसाब से भूकंप आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा। अजी साहब, लड़कों की भी अपनी कोई इच्छा होती है? ऐसा कहते थे। समझते ही क्या हैं, हमने दुनिया देखी है, ऐसा कहते थे पिताजी। लड़के लोग को तो कुछ समझ में आता ही नहीं है, खाली बोलता है शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे। हम लोग दुनिया देखे हैं, शादी कितना ज़रूरी है। और सच बात यह है कि नाक के आगे उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है। नाक के आगे मतलब इज़्ज़त के आगे। बेटा है, बेटी है, जल्दी से शादी-उदी कर दो, समाज बोलने ना पाए कि इसका तो बेटा-बेटी कुँवारा बैठा हुआ है। लड़के को इससे ज़्यादा और चाहिए ही क्या? उसकी शादी हो जाए, बहू आ जाए, बच्चे हों, क्लर्क बाबू हो जाए, कोई क्लर्की का काम कर ले, हमारे बाद हुक्के का नय संभाल ले। मतलब बूढ़ा लोग क्या करता है, दरवाजे पे बैठ के हुक्का गुड़गुड़ाते रहता है। अब वो मर जाएगा, उसके बाद फिर तब हम संभाल लें हुक्का, बस यही सोचता है बुढ़ाना पुराने ज़माने का लोग। हाय! मेरी वे सारी महत्वाकांक्षाएँ, कुछ बनकर दिखलाने के सपने, अब यों ही घुट-घुट कर मर जाएँगे। सारा सपना मेरा टूट जाएगा। रात-रात भर की नींद जो मैंने आज तक अपने आप को जगा-जगा करके मैंने रखा था, इतना पढ़ता था, इतना मेहनत करता था, खून देकर पाले हुए वो सारे भविष्य के सपने सब दम तोड़ देंगे। अब मेरी शादी हो गई। लगता है सुबह जो कुछ सोचता रहा था, वह मैंने नहीं। आज सुबह शादी के पहले वाले दिन सुबह भी आज मैं जो सोच रहा था, लग रहा था मैं नहीं सोच रहा था, कोई और सोचा था। अब तो सब कुछ नकली सा लगने लगा। सुबह का सोचा हुआ बात मैंने डायरी में लिखा था। क्या लिखा था देखो, कोटेशन में दिया है। मैं इतनी जल्दी अपनी हिम्मत क्यों हार जाता हूँ? अभी से क्यों सोचता हूँ कि मेरी सारी महत्वाकांक्षाएँ मर गई? सोने को आग में भी तपना पड़ता है, तभी तो वह कुंदन की तरह निखरता है। सभी के जीवन में परीक्षा के क्षण आते हैं, यह मेरी अग्नि परीक्षा का क्षण है। मुसीबतों से इतनी जल्दी घबरा जाना अच्छी आदत नहीं है। ऐसे संकट के अवसरों पर अपने को साधे रखना मुझे सीखना होगा। यही तो महान बनने का सबसे पहला गुण है, मुसीबतों में दिमाग शांत रखना। नेपोलियन युद्ध के मैदान में खत लिखा करता था, मुझे इस बात को कभी नहीं भूलना कि मुझे कुछ बनना है। कुछ बनना है जिसके सामने दुनिया झुके, जिसकी एक बात देश के लिए आज्ञा हो, जो भारत माता को इस विदेशी मलेच्छों के चंगुल से मुक्त कर सके। भारत महापुरुषों का देश है। राणा प्रताप, शिवाजी का रक्त मेरे नस नस में बह रहा है। उसे लजाना नहीं है, मतलब उनको शर्मिंदा नहीं करना है। उनकी यह परंपरा, संस्कृति की रक्षा की धारा को हमें ही तो चलाना है, जीवित रखना होगा। हम युवक हैं, नौजवान लोग हैं। आज भी हमारे हजारों भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, भगवान कृष्ण, भगवान राम हैं। उन्हें जगाने और सामने लाने की जरूरत है। हमारी ही शक्तियां आज हनुमान, भीम, भीष्म पितामह को पैदा कर सकती हैं। मेरे सामने आज परीक्षा का काल है। कौन सी परीक्षा? शादी। हमेशा तो रहेगा नहीं, रोज रोज तो शादी होगी नहीं, एक ही दिन ना होगा। यही तो वे खाइयां और रुकावटें हैं जिनके पार महानता और गौरव के आत्मसम्मान का सौरभ है, अमरता का देश है। यह हर्डल रेस वहां तक पहुंचने के लिए चुनौती है। भगवान ने ये बाधाएं हमारी शक्तियों को मांझते रहने के लिए रखी हैं। भगवान हम लोग को जीवन जिंदगी में बाधा इसीलिए देता है ताकि हम शक्तिशाली बने। हाँ, हम इन्हीं बाधाओं और मुसीबतों पर पांव रखकर आगे बढ़ेंगे। मैं आज भी दृढ़ हूँ अपनी उस आजन्म ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा पर। ये डायरी में मैंने आज सुबह लिखा था, शादी होने के पहले। क्या प्रतिज्ञा लिया था? मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, जिंदगी भर किसी नारी को हाथ नहीं लगाऊंगा। कोई नारी मेरी ज़िंदगी में दुल्हन बनकर आएगी और हम उसके प्रेम में फँसकर अपना ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। देश को भविष्य में उज्ज्वल भविष्य देंगे और ज़िंदगी में हम कुछ ऐसा बनेंगे कि एक आवाज़ दें तो मेरा ऑर्डर को मानने के लिए पुलिस, कानून व्यवस्था सब मेरे सामने झुक जाए। कुछ बन के दिखाएँगे। यही मैंने डायरी में लिखा था सुबह। सब झूठा-झूठा लग रहा था बात, रात होते ही। यह सुबह लिखी डायरी इस समय तो ऐसा लगता है जैसे एक तेज बहाव में जो मुझे साथ बहाए लिए जा रहा है, जाने कहाँ ले जाकर छोड़ेगा। लेकिन अब इस वर्तमान का क्या करूं? वर्तमान का मतलब अब जो मेरी शादी हो गई उसका क्या करें अब? बीच में आए इस माया जाल और मोहिनी में, माया जाल और मोहिनी कौन है? पत्नी। अपने को फंस जाने दूं या इस झाड़ी से कतरा कर निकल जाऊं? बगल से गुजर लूं क्या? पत्नी को शादी कर लिया तो क्या हुआ? छोड़ के भाग जाते हैं। जहां तक हो सकेगा इसमें उलझूंगा नहीं, यह मेरा निश्चय, ये तो पक्का है। हे भगवान, इस परीक्षा के समय मेरी आत्मा को बल देना, मुझे दृढ़ता देना कि मैं झुकूं नहीं, कहीं मैं हार ना जाऊं। अपने आप से बातें कर रहा है। खैर जैसा भी हुआ, अब तो यह विवाह हो ही गया है। लेकिन मैं आज मन से ही वहीं हूँ। कहाँ हूँ? मन से ब्रह्मचारी वाला अवस्था में हूँ, महत्वाकांक्षा लिए हुए हूँ। आज भी मैं महाराणा प्रताप
का स्पिरिट लिए घूम रहा हूँ, राम कृष्ण महावीर स्वामी का स्पिरिट लेके घूम रहा हूँ, कुछ बड़ा करना है ज़िंदगी में। मैं इसकी रंगीनियों और झंझट में नहीं फंसूंगा। रंगीनियाँ मतलब विवाह का, जीवन का आनंद अलग हो जाता है, जीवन रंगीन हो जाता है। इस झंझट में नहीं फंसूंगा भाई। शायद बहुत बड़ी बात सोच रहा हूँ, लेकिन जी जान से इसे निभाने की कोशिश करूंगा, जी जान लगा दूंगा ब्रह्मचारी बने रहने का। यह मेरे बनने का समय है, मेरा निर्माण का काल है। तभी फिर याद कर रहा है पत्नी के बारे में, कह रहा है कोई कह रहा था प्रभा 10वीं पास है, 10 क्लास तक की पढ़ी मेरी पत्नी प्रभा। मैंने तो उसके हाथ के सिवा कुछ देखा ही नहीं। हाँ, 7 फेरे जब ले रहा था तब वो आगे चल रही थी तो मैंने उसके पाँव भी देखे थे। महावर लगी थी, महावर मतलब वो आलता वगैरह लगा हुआ था लाल। लेकिन जो भी हो, मुझे उससे कोई संबंध ही नहीं रखना है। मैं उससे बोलूंगा ही नहीं। अगर बोलना ही पड़ा तो मतलब कि 1-2 बातें बोल दूंगा बस, और क्या। अभी तो कोशिश करूंगा कि उसे उसके घर ही भेज दूं। जैसे ही बातचीत शुरू करूंगा ना, बोल दूंगा तुम अपने मायके चले जाओ, जाओ। जब सभी अपना अपना स्वार्थ देखते हैं तो मैं भी अपना स्वार्थ देखूंगा। कुछ बनना है भाई हमको जिंदगी में, किसी के बहकावे में नहीं आऊंगा। दबाव और कहने में आकर शादी कर ली, चलो ठीक है, यही बहुत हो गया। तुम्हें कुछ मिला हो या ना मिला हो, मुझे कोई मतलब नहीं। तुम्हें मतलब शादी के बाद पत्नी को क्या इंसाफ मिलेगा, क्या ना इंसाफी करूंगा मैं उसके साथ, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको अपना करियर देखना है भाई। चाहता हूँ खूब मन लगाकर जी जान से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी कर डालूं। अभी 4 साल और हैं, एमए करूंगा। तब तक वह क्या करेगी, कहाँ रहेगी, मुझे नहीं मालूम। जहां भी रहे, होगा भी क्या मालूम करके। जिस राह पे भाई जाना ही नहीं है, उसका मिल गिनने से क्या फायदा, कितना मिल है। अब भाई हमको शादीशुदा जिंदगी में आगे बढ़ना ही नहीं है। बाधाएं कभी कभी बड़ा सुंदर रूप धर कर सामने आती हैं, उनमें न भरमाना ही बुद्धिमानी है। ये जो बाधा है जिंदगी शादी का, ये भी तो बाधा ही है। एक सुंदर रूप लेकर आई है, पत्नी बनकर आई है मेरे सामने बाधा, उसमें हम भटकेंगे नहीं। पत्नी की जो इच्छा हो करे, हम क्यों एक दूसरे के लिए बाधा बने। उसको जो इंटरेस्ट है वो करे, हमको जो इंटरेस्ट है हम करेंगे। फिर सोच रहा है किसी से सुना था कि बड़ी पढ़ी लिखी है, बड़ी समझदार है, क्या उसे अपना सारा दृष्टिकोण समझाया नहीं जा सकता है क्या। फिर मैं सोचने लगा पढ़ी लिखी है, समझदार है, तो जाऊंगा समझा दूंगा सारा बात कि देखो मैडम, तुम भी पढ़ी लिखी हो, हम भी पढ़े लिखे हैं, अभी हमको और आगे बढ़ना है। तुम भी थोड़ा आगे बढ़ो, कुछ करो, मेहनत करो, पढ़ो, कोई पोजीशन पाओ। मान लो आगे जाकर गृहस्थ जीवन बिताना ही हुआ तो यह काल उसके लिए भी तैयारी का ही हो सकता है। चलो आगे जाके हम लोग गृहस्थ जीवन बिता लेंगे, शादीशुदा वाला जिंदगी जिएंगे। अभी तुम भी कुछ बन लो, हम भी कुछ बन लेते हैं। कम से कम मुझे उसका चेहरा तो देख ही लेना चाहिए था। वैसे भाभी कह रही थी कि चेहरे पर हल्के हल्के चेचक का निशान है, पॉक्स का निशान। पता नहीं नाक नक्श कैसा है। आज सुहाग रात है, सब लोग छेड़ेंगे। जाना नहीं चाहता, सब लोग छेड़ेंगे हमको, घर में जितनी औरतें औरतें होंगी सब छेड़ेंगी, मजाक उड़ाएंगी। इसीलिए जाना नहीं चाह रहा हूँ, यहाँ आके बैठा हूँ मंदिर पे। खैर जो भी हो, मुझे इस सबसे लेना देना क्या है। मुझे तो आज एक बहुत बड़ा निश्चय करना है। परीक्षा का सबसे कठिन पेपर है आज। कौन सा पेपर है। शादी हो गया है, सुहाग रात है, आज नहीं जाएंगे पत्नी के सामने तो जिंदगी भर का बोलना हो जाएगा, वो भी कोसेगी, सब लोग कोसेगा, हम क्या जवाब देंगे। खैर इस परीक्षा को मैं पास करके ही दिखाऊंगा। नहीं जाऊंगा आज मैं। आज अगर फिसल गया तो संसार की कोई शक्ति मेरा उद्धार नहीं कर सकती, बस फिर जंजाल में फंस जाऊंगा। और अगर आज ही निकल गया तो एक साथ सारे सिरदर्द से पीछा छूट जाएगा। कुछ भी नहीं बोलेंगे ऐसा तो संभव नहीं है। जाऊंगा, ठीक है, चला जाऊंगा, लेकिन कुछ भी नहीं बोलूंगा ऐसा भी संभव नहीं है। हाँ, मैं उससे कहूँगा देखिए हम लोग काफ़ी समझदार हैं, माँ बाप जैसे भी हैं या जो भी कर सकते हैं उन्होंने कर दिया, लेकिन अपना आगे और पीछे का जो भविष्य है वो हम लोग को ही देखना है और तुमको भी देखना है भाई। सबसे पहले तो हमें अपनी शिक्षा पूरी करनी होगी, यही सब भाषण दूंगा आज मैं उसको। फिर सोच रहा है लेकिन ये सब सुनकर अगर वो रोने लगी तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उसके खारे आंसू, ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो रोने लगेगी तो उसके आंसू से मैं पिघल जाऊंगा और कहीं मैं उसके नज़दीक गया तो। नहीं 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 नहीं, हे भगवान, बुद्ध को यशोधरा का सौंदर्य बांध कर नहीं रख पाया था। सोचने लगा, बोल रहा है कि गौतम बुद्ध जब यशोधरा से शादी किए थे तो उनका मोह माया उनको बांध के नहीं रख पाया। फिर दूसरा एग्जाम्पल सोच रहा है, गोपियाँ कितना प्यार करती थी कृष्ण को, लेकिन कृष्ण को बांध के नहीं रख पाई योगीराज बनने से। फिर कह रहा है अच्छा क्यों जी, पत्नी क्या सदैव ही बाधा होती है। मन को पूछ रहा है अपने आप को। राम की शक्ति को क्या सीता से अलग किया जा सकता है। बोला नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होता है, पति पत्नी तो मिल करके एक शक्ति बन जाते हैं। राम से सीता को कैसे अलग करें। राम की शक्ति को क्या, सॉरी,
राजपुताने की छत्राणियों ने ही क्या खुद अपने सुहागों को रण में नहीं भेज दिया था? ऐसा भी तो हो सकता है कि हम उसके साथ ही रहें, बातचीत भी करें और करियर का जो तैयारी करना है वो करें, और मेरी पत्नी हमको अलाउ करेगी कि ठीक है आप जाइए, तैयारी कीजिए। बेकार में बेचारी को इतना दुख क्यों देंगे कठोर शब्द बोल के। लेकिन मैं तो बहुत कमज़ोर आदमी हूँ, अपने को उस रूप में ढाल लूँ तभी तो यह हो सकेगा ना। कमज़ोर है मतलब उसको खुद पे यकीन नहीं है, बोल रहा है हो सकता है मैं फिसल जाऊँ, कहीं उसके सुंदरता के चक्कर में आ गया तो। तब अगर नहीं चक्कर में आता, मैं मजबूत रहता इरादे से, तब तो रोक लेता अपने आप को। तब तक उपेक्षा मेरा अस्त्र होगी। हाँ, तब तक एक उपाय करता हूँ, उपेक्षा करूँगा। बेमतलब कैसे झाड़ते रहूँगा, चिल्लाते रहूँगा, गुस्सा होते रहूँगा, उदासीनता दिखलाऊँगा, यही मेरी ढाल होगी। ज़रूर वो रोएगी, ज़रूर वासना उसके ऊपर और मेरे ऊपर हावी हैवी होगा, लेकिन इस वासना और आंसू को, इस दलदल से निकलना होगा हमको, जमा जमा के चलना होगा। साक्षी रहे यह भगवान की मूर्ति, इसी भगवान को, मूर्ति को मैं साक्षी मान के कह रहा हूँ। एकदम डट के रहूँगा अपनी जगह पे, पिघलूंगा नहीं। हे भगवान मुझे शक्ति दे, संयम दे, सुबुद्धि दे कि मैं अपने आप को सही मार्ग पर लिए चलूँ। मेरे इस डिसीजन में जो मेरे साथ रहेगा रहे, और अगर कोई हमको छोड़ के पीछे भागेगा, जैसे मेरी पत्नी या कोई और, जाए भागे। और मैं मन ही मन में गुनगुनाने लगा, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, ऐसा बोलने लगा। तभी चौंक कर देखा, भजन बंद होकर कीर्तन शुरू हो गया था वहाँ पर। ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया।